तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा बॉडी मूवमेंट। ठीक है, इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो है सब ब्रीफ में देखेंगे आराम से। देखो, सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट, तो इसमें हमें स्केलेटन, हड्डियाँ, जितनी भी हमारी हड्डी होती है, कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं, वो सब डिस्कस करना पड़ेगा। फिर मूवमेंट, ये सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस ग्राफ के हिसाब से स्केलेटन में बाद में आएंगे। पहले देखो, सबसे पहले बॉडी मूवमेंट में क्या मतलब है। जैसे मूवमेंट होती है, मूवमेंट क्या है, इट इज़ अ चेंज इन पोजिशन। देखो, चेंज इन पोजिशन को ही हम मूवमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मेरा हाथ है, ये अपनी पोजिशन को यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो ये एक मूवमेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो भी एक मूवमेंट है। अगर कोई चीज़ अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ रही है और दूसरी जगह पे जा रही है, तो वो मूवमेंट में आती है। ठीक है, पहला हो गया मूवमेंट। अब देखते हैं कि लोकोमोशन क्या होता है। देखो, लोकोमोशन की बात करें, इट इज़ द चेंज ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब तुम कहोगे कि इन दोनों में तो सेम ही बात है। ठीक है, ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि देखो, मूवमेंट का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ में पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उसको मूवमेंट कहते हैं। लेकिन लोकोमोशन में का मतलब है कि पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं इस हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक हिला रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारी मूवमेंट में आ गई। लेकिन मेरी बाकी बॉडी तो स्टिल है। यहाँ पे देखो, ये बाकी तो इधर ही खड़ी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, तो ये एक लोकोमोशन है कि मेरी पूरी बॉडी ने अपनी जगह चेंज कर ली, जितने भी पार्ट्स है सबने। ठीक है, तो लोकोमोशन में क्या होता है, पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, वो होती है लोकोमोशन। अब बात करते हैं, देखो, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। जो मूवमेंट हो पाती है वो किस वजह से हो पाती है और कैसे कैसे तरीके से होती है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो देखो, बोन्स भी हमारे शरीर में बोन्स काम आती हैं। देखो, इट अकर्स ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ बोन्स। बोन्स की वजह से होता ही है। और कितने बोन्स है हमारे शरीर में? 2006 बोन्स है। ठीक है, पहला ये हो गया। उसके बाद जितनी मसल्स है, मसल्स कितनी है? 369, 639 हमारे अंदर मसल्स है। ठीक है, और एक कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज बेसिकली एक बोन ही है, पर वो ट्विस्ट हो जाती है। जैसे ये वाली बोन्स होते हैं जितनी भी, इनको हम ट्विस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कार्टिलेज एक ऐसी बोन है जिसको हम ट्विस्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कान की हड्डी है। देखो, कान में हड्डी तो है, पर ये इसका इस तरीके से देखो, ये ट्विस्ट हो जा रही है। पर ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर कुछ तो है, तो उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, कार्टिलेज ट्विस्ट हो सकता है बेसिकली। ठीक है, स्केलेटन की बात करें तो देखो, स्केलेटन क्या होता है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑल बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन का मतलब है ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको स्केलेटन बोलते हैं। जिसमें कई सारे हार्ड से लेके कार्टिलेज भी आता है, और जितने भी बोन्स है वो सारी हमारे ह्यूमन बॉडी की आती हैं, और वो अलग अलग है। देखो, जो सर पे है उसको स्कल बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे कॉलर बोन होती है, जहाँ पे हमारे कॉलर हैं, इसी को कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉलर बोन है। फिर ये रिब्स है, रिब्स ऐसे ऐसे करके कार्टिलेज पूरा आता है। ये रिब्स यहाँ नीचे तक जाती है, खत्म होती है। फिर अपर आर्म बोन, लोअर आर्म बोन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टिरम। जो बिल्कुल सेंटर पे जाती है ना, जहाँ पे हमारे बटन होते हैं, इसको बोलते हैं, इस वाली बोन को सिरम। ये ठीक है, ये सिरम हो गया। फिर आता है हमारे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, इसके नीचे एक सीधी हड्डी, ये फुल मिलके ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, ये वाली, जिसको बैकबोन भी कहते हैं, जिसमें स्टेरम प्लस वर्टिब्रेटा। देखो, ये वर्टिब्रेटा है, ये कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और स्टेरम है यहाँ बाकी ऊपर का हिस्सा जो इधर से कनेक्टेड है। ये हम जॉइंट्स के बाद जॉइंट्स में पढ़ेंगे अभी, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो स्टेरम है और ये जो वर्टिब्रेटा है या फिर वर्टिब्रे है, ये दोनों मिलके पूरी बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, जो यहाँ से फंक्शन करते हैं ऊपर से नीचे। और बेसिकली पूरी की पूरी बैकबोन में ही हमारे सारे मेन जैसे जो मेन क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटन के मेन पार्ट्स हैं, जो जैसे स्कल है, ये शोल्डर्स हैं, ये लेग्स वगैरह हैं, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं बीच से, इधर 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 इधर, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और देखो, इसमें हिप बोन आती है, इसमें थाई बोन आती है, नी बोन आती है, शिन बोन आती है। शिन बोन बिल्कुल सामने वाली ये। ठीक है, ये सारी के सारे जितने भी है ना, ये सारा हमारे स्केलेटन के पार्ट्स हैं। इसमें 2006 बोन्स होती हैं इसमें टोटल। ठीक है, अब देखो, स्केलेटन क्या है, फ्रेमवर्क है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। इसके बिना हमारी बॉडी लचीली हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लो सिर्फ मांस है, जैसे हम स्किन है हमारी, तो स्किन काफ़ी लूज़ है। अगर फ्रेमवर्क हटा दिया जाए, तो ये जैसे बॉडी है ना, अगर ये हड्डियाँ गायब हो जाए, तो वो ऐसे करके गिर जाएगी, कपड़े की तरह, चादर की तरह हम उड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तब, ठीक है, और इसका होने का फ़ायदा है हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं। अगर ये ही ना हो, तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गली खड़े नहीं हो पाएँगे हड्डियों की वजह से, और नीचे गिर जाएँगे हमेशा। ठीक है, और हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएँगे अपने आप को, इधर-उधर लहराते रहेंगे, ऐसे-ऐसे गिरते रहेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखो, मेन ये बोन सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हमें वो प्रोटेक्ट करती हैं, फिर मूवमेंट करने में मदद करती हैं। इसके अलावा वो हमारे मेन पार्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं। जैसे स्कल है, स्कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो काफ़ी प्रीशियस है। ब्रेन, ब्रेन में इतने सारे सेल्स होते हैं, हल्की सी भी कहीं टक्कर लग जाएगी तो क्या होगा, सेल्स डैमेज हो गए तो मेमोरी लॉस, कुछ भी हो सकता है एक छोटी सी चीज़ में, और दिमाग जा सकता है, मर भी सकता है इंसान बेसिकली दिमाग पे लगे तो। ठीक है,
तो स्कल जो है इसमें क्या लिखा है मैंने, बोन्स प्रोटेक्ट ऑर्गन, किस किस ऑर्गन को मेन बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो स्कल है वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है पूरी तरीके से। रिब केज ये देखो, ये हमारा जो देखो इसके अंदर तो ब्रेन है, हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। रिब केज की बात करें, ये पूरा जितना भी है, इतनी सारी हड्डियाँ किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक हमारा हार्ट आता है, ठीक है, हार्ट की शेप जैसी ही बना लो। यहाँ हार्ट है, 2 लंग्स हैं, सब इंपॉर्टेंट है जितना भी हिस्सा, ये लंग्स हो गए। यहाँ पे लिवर आता है, ये सारा का सारा बचाने की जिम्मेदारी सब इसकी। ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन तो यहाँ पे नीचे आ जाती है, पर इसी पे कई सारी एब्डोमिनल जितनी भी चीज़ें हैं ना, मेन वो सारी रिब के, इसलिए इतनी सारी हड्डियाँ, क्योंकि बहुत सारे मेन ऑर्गन्स है उसके अंदर जिनको बचाने का काम उसका है, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अब बात करते हैं पेल्विक बोन। पेल्विक बोन की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये पेल्विक बोन में आती है, ठीक है। इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी दोनों किडनीज होती हैं, ये दोनों किडनीज इसी के अंदर। अगर मान लो ये बोन ना हो तो हल्की सी पुश में भी किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसी के अलावा यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होती है, ठीक है, ये ब्लैडर, और यहाँ पे उसके अलावा देखो यूटेरस है, यहीं पे यूटेरस होता है। इसके लिए ना यहाँ पे जितना भी फ्रेमवर्क है उसको बचाने के लिए कौन सी, पेल्विक बोन है या फिर हिप बोन है, यानी जहाँ पे मेन पार्ट्स हैं कई सारे, उसको बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन्स ऐसे ऐसे करके लगी हुई हैं हर जगह पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बचाते हैं किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, एक्स्ट्रा कई सारे हैं जितने भी। ये बचाते हैं हार्ट को, रिब केज की बात करूँ, रिब केज हार्ट को बचाती है, लंग्स, लिवर, स्टमक, एब्डोमेन, इन सबको बचाती है, ठीक है। मतलब बचाने का काम है। बाकी अगर ज़्यादा ही बड़ा एक्सीडेंट होगा तो फिर ये भी कितना बचाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बैकबोन। देखो बैकबोन का मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैकबोन का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो, कोलर बोन के नीचे से बैकबोन शुरू होती है यहाँ से, जो कि स्टर्नम यहाँ तक, और यहाँ से वर्टिब्रे, इन दोनों को मिला के बैकबोन बनती है। बैकबोन देखो इसमें क्या लिखा है, इट रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्केलेटन टू द बॉटम, यानी कि ये ऊपर से नीचे तक इसको फंक्शन में लाती है। देखो ये बैकबोन, बिना बैकबोन की ये सब बिखर जाएगा, क्योंकि ये सब देखो, ये वाला हिस्सा इससे टच है, ये वाला हिस्सा इससे टच है, ये आर्म, ये स्कल, ये सब इसी से टच है, सेंटर वाली बोन से, ये जिसको हम बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और इट कनेक्ट ऑल द बोन्स, ये जो जितनी भी है ना, ये सारी के सारी बोन से कनेक्टेड होती है हमारी बैकबोन, ठीक है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है बैकबोन हमारी, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, सारी बोन्स के बारे में। ये जो था बेसिकली तुम्हारा एक बोन्स का, और जितना भी हमारी बोन्स होती हैं और लोकोमोशन, मूवमेंट वगैरह, इन सब के बारे में हम डिस्कस किया। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट सिर्फ एक, जैसे कोई भी एक हड्डी है वो हिल रही है, ठीक है, तो वो मूवमेंट है। और पूरी की पूरी बॉडी जो भी है, वो जिस भी चीज़ की, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, कोई टॉय वगैरह, अगर वो खुद पूरा अपनी जगह जहाँ पे था वहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाए तो लोकोमोशन हो गया। ह्यूमन बॉडी देखो, अभी ये बात करते हैं ह्यूमन बॉडी किस किस की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो हमारे पास बोन्स हैं, मसल्स हैं और कार्टिलेज हैं, इन तीनों की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि स्किन से हम मूवमेंट नहीं कर सकते कभी भी सिर्फ, ठीक है। स्केलेटन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है हमारी बोन्स का, जो हमारे सिर्फ इसलिए नहीं कि मूवमेंट करने का काम आता है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल जितना हार्ड है उतना ही प्रीशियस उसके अंदर ब्रेन है, ठीक है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। रिब केज के अंदर तो पूरी लाइन लगी हुई है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहले सब में इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। देखो किडनी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, किडनी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, ये सारा पेल्विक बोन को सेव रखता है। अब बैकबोन बेसिकली मेन है, जिससे सब जुड़े हुए हैं, और यही हमें फंक्शन करती है ऊपर से नीचे तक काम करने में, ठीक है। तो इसमें हमारा बोन्स था। अब हम जो डिस्कस करने जाएंगे, अब हम देखेंगे कि जैसे ये जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे एक जॉइंट होता है, ठीक है, ये एक जॉइंट है और ये एक जॉइंट्स है। इन जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की तरफ कि कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। देखो सबसे पहले 4 टाइप के जॉइंट्स हैं, इसमें मैंने 3 ही लिखे हैं अभी, ठीक है। देखो सबसे पहला जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसमें क्या होता है, वन एंड ऑफ द बोन इज राउंड एंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक जो एंड है ना वो बॉल की तरह होता है, गोल, ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो कप की तरह है। जैसे मान लो ये हिस्सा है बॉल का और एक ये हिस्सा है कप का, इस तरफ का, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ, बस ये इस पे स्लाइड होने के लिए, घूमने के लिए बनी है। मतलब ये वाली बोन दूसरी पे बिल्कुल अच्छे से किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लगभग ये सारी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, मतलब काफ़ी ट्विस्ट हो सकते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा अभी। तो एक जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा जो है कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो बस बॉल उस पर सर्कुलेट करते रहते हैं, सर्कुलेट ही कहूँगा क्योंकि काफ़ी राउंड भी घूम जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली बोन है हमारे यहाँ पे। अब देखो इसमें हमने देखा है कि ये बोन हमारी ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो इधर जाती है, इधर भी चली जाती है, पीछे भी चली जाती है, ठीक है। बस कुछ एरिया होगा जहाँ मान लो बिल्कुल पीछे नहीं जा पाती, इस पर शायद हाँ ऊपर की तरफ ना जाए, बस 1-2% ऐसा एरिया होगा जहाँ पे नहीं आती, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सर्कुलेट कर जाती है। अगर कहना चाहे ना तो ये 315 डिग्री आराम से घूम जाती है। 360 में से ऑल ओवर 360 होता है, उसमें से 315 डिग्री घूम जाता है। बस ये पीछे की साइड नहीं जा पाता होगा, लेकिन ऑल ओवर ये हर जगह घूम जाता है। ये वाला जॉइंट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जॉइंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे भी घुमाओ, ऐसे कैसे भी कर लो इसको, ठीक है।
इस जॉइंट में, जैसे यही जॉइंट हमारे लेग्स के बीच में आता है, यहाँ पे हम पैर को आगे पीछे इधर उधर कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट लगभग लगभग काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और काफ़ी घूम जाता है, ठीक है। क्योंकि रीज़न भी है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। बॉल तो वैसे भी 360 डिग्री घूम सकते हैं, बस 1-2 पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा पाता, उसके अलावा सारे घूम सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी देखो, वही है शोल्डर बोन और हिप बोन। हिप बोन से जो जॉइंट ये वाला हिस्सा, और साथ में शोल्डर बोन से जॉइंट ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है। ये दोनों आते हैं इसमें। एक तो ये वाला है जो काफ़ी 315 डिग्रीज़, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब रफली बता रहा हूँ कि 350 पर काफ़ी घूम जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिवोटल जॉइंट की। पिवोटल जॉइंट क्या होते हैं? वन बोन रोटेट्स ओवर पिवोट लाइक ऑन अनदर बोन, यानी कि एक जो बोन है वो दूसरी बोन पे घूम रही है, मतलब एक के ऊपर है। अब जैसे ये भी एक तरीके से इसके ऊपर है, पर ये आगे पीछे जा रही है, पर ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, सिर्फ ऐसे और ऐसे। जैसे हमारा सर है ना, अभी ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, कुल मिला के 180 डिग्री के समथिंग घूमती है। बट डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मैं बस ऐसे ही रफली बता रहा हूँ तुम्हें कि जैसे ऐसे और ऐसे घूम रही है। यानी कि ये वाली जो बोन है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बैक बोन, जिसको हम क्रेनियन भी बोलते हैं। ये हमारी बैक बोन होती है, ठीक है। जो बैक बोन है ये वाली, उसके ऊपर स्कल है, ठीक है। ये स्कल बैक बोन पे बस रोटेट करता है इस तरीके से और इस तरीके से। इस टाइप के जॉइंट्स को बोलते हैं पिवोटल जॉइंट, और ये एक ही है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में एक ही टाइप के, एक ही स्कल है, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा तो कोई ऐसा है नहीं कि वो बस ऐसे, देख मेरा हाथ है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पर ऐसे भी तो जा रहा है, पर हमारा स्कल ऐसे नहीं जाता, ठीक है। वैसे हम जा सकते हैं पर ऐसे एक्चुअली ये बनता है। हाँ, पिवोटल जॉइंट ये भी हो सकता है। अब देखते हैं हिंज जॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या होता है? जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है सिर्फ, और दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल भी नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल, इट मूव्स लाइक अ हिंज। हिंज, अब देखो हिंज क्या होता है? हिंज तुमने नहीं देखा होगा, पर शायद फिर भी तुम्हें पता हो। तो तुम्हारे जो डोर्स होते हैं, डोर्स विंडो, उनके बीच में कुछ इस टाइप की चीज़ लगी होती है, इसको हिंज बोलते हैं, इस टाइप की। इसमें ये गेट के एक तरफ लगा होता है, एक तरफ दीवार में लगा होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक तरफ घूमता है, गेट हमारा यहाँ पे आके रुक जाता है, पीछे को पूरा घूम के नहीं जाता वापस, ठीक है। तो इसको हिंज बोलते हैं। ऐसी ही हमारी ये वाली बोन है, ठीक है। यहाँ से हम इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं, पर पीछे नहीं ले जा सकते। इससे पीछे एक हिंज की तरह, बस ये डोर की तरह आगे पीछे घूम सकती है, पर घूम के पीछे नहीं आ सकती, ठीक है। तो उसी को हिंज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक मूव है, मतलब जो जॉइंट है वो मूव करता है एक हिंज की तरह, ठीक है। हिंज मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, पता भी चल गया होगा। और इन वन प्लेस ओनली, मतलब एक ही तरफ जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे जाएगी और यहाँ तक आएगी, बस इससे पीछे नहीं जा सकती ये, ठीक है। ये हो गया। और इसके एग्जांपल क्या है? फिंगर बोन। फिंगर बोन भी देखो, ये हमारी बोन है, ऐसे आ सकती है आगे, पर पीछे नहीं जा सकती इससे। फिंगर बोन हो गया, टोज हो गया, नी और एल्बो, ठीक है। ये आते हैं 3 टाइप के जॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किन जॉइंट्स पे? एक ही टाइप का जॉइंट रह गया है, और उसके अलावा जो बाकी चैप्टर में उस पर आते हैं। देखो अगला टॉपिक, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक जॉइंट रह गया है फिक्स जॉइंट, और बाकी कार्टिलेज मसल के बारे में देखते हैं। देखो फिक्स जॉइंट क्या होता है? नो मूवमेंट, देखो फिक्स है तो मतलब हिलना तो है नहीं उस जॉइंट को, ठीक है। नो मूवमेंट इज पॉसिबल बिटवीन द टू बोन्स, यानी कि दो बोन्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये कहाँ पे होता है? जैसे हमारा स्कल है ना, तो स्कल के इतने पोर्शन में ना एक अलग बोन है, ये एक अलग बोन है, ठीक है, ये वाली, और ये नीचे वाली एक अलग बोन है, और ये बस एक दूसरे के ऊपर सेट है। सेट है यानी कि हिलने का बिल्कुल नाम नहीं। अब बिल्कुल नाम नहीं तो यानी कि ये एक ऐसा मतलब जॉइंट है एक तरीके से, जिसमें मूवमेंट तो नहीं पर जॉइंट तो है, क्योंकि अगर एक ही पूरी बोन होती तो फिर हम इसको जॉइंट नहीं बोलते। लेकिन दो अलग अलग बोन है और एक के ऊपर दूसरी है और हिल नहीं रही है, तो इसलिए एक ऐसा जॉइंट है जो फिक्स है, जो कभी भी मूवमेंट नहीं करता, उसको बोलते हैं। देखो बेसिकली नो मूवमेंट पॉसिबल, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, तो उसको फिक्स जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखो हमें 3 चीज़ों के बारे में देखना है इसमें, कार्टिलेज के बारे में देखना है, और बोन्स, और एक मसल्स। तो मसल्स इसके बाद सारी मसल्स के ही हैं। बोन्स हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, भाई कार्टिलेज पे आते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्ट बोन, ये भी बोन है, बस सॉफ्ट है, सॉफ्ट बोन होती है, टिश्यू है एक तरीके से, बेसिकली बोन ही है, ठीक है। दैट कनेक्ट्स जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स के साथ कनेक्ट होती है। इन जनरल मैं तुम्हें और भी एग्जांपल दूंगा इसके अलावा, ठीक है। दैट प्रिवेंट इन एक्सटर्नल पार्ट्स लाइक ईयर, नोज, और उसके अलावा भी बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल का मैं ड्राइंग बना रखी है यहाँ पे, देखो ये एक नोज है, ठीक है। नोज में क्या होता है? इस ऊपर जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है, यहाँ पे प्रॉपर बोन है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ना, जो नोज का बिल्कुल निचला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है पूरा, यहाँ पे आता है हमारा कार्टिलेज, क्योंकि ये मूव कर सकता है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस तरीके से मूव करता है। यहाँ पे बोन नहीं है बेसिकली, तो एक कार्टिलेज आता है जो सॉफ्ट होता है। और ये जैसे यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बोन है, नोज में कम से कम 30% मान लो कि स्ट्रॉन्ग बोन है, और नीचे की साइड कार्टिलेज है। लेकिन ईयर तो 100% कार्टिलेज से ही बना है, बहुत ही, क्योंकि ईयर में तो पूरा ही देखो, इसमें कोई ऐसी बोन है, बेसिकली कार्टिलेज भी बोन ही होती है, पर ये मुड़ सकती है, ये फ्लेक्सिबल बोन है, ठीक है, उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। और जैसे कि तुमने देखा होगा कि ये एक नॉर्मल जॉइंट्स है, ये वाला, ये हमारे पैरों में होते हैं जॉइंट्स, ठीक है।
ये वाला जो हिस्सा है जो यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है और ये वाली जो बोन है ये खुद पूरा कार्टिलेज होता है। ये एक तरीके से मूवमेंट को ईज़ी कर देता है, क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोन यहाँ पे लगाई, हड्डी पे हड्डी लगाई जाए और फिर मूवमेंट करी जाए तो हड्डी तो मुड़ते ही टूट जाएगी, क्योंकि हड्डी मुड़ नहीं सकती। इसलिए हर जॉइंट के आसपास हमारे पास कार्टिलेज मिलता है हमें, ताकि हम उसको मूवमेंट कर सकें। जैसे मान लो यहाँ पे जॉइंट है हमारा, हमें पता है, लेकिन फिर भी मूव कर रहे हैं, अब हड्डी मूव थोड़ी कर सकती है। लेकिन कार्टिलेज एक तरीके से ऐसा बोन है जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो फिसल सकता है, इधर-उधर मूव करने में मदद कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बोन हो, मान लो ऐसी बोन ही जो बीच वाली बोन है, ऐसी यहाँ लग जाए तो मूवमेंट ही नहीं, जैसा हो गया सेट वैसे ही हो जाएगा। ठीक है? कार्टिलेज एक बेसिकली बोन है जिसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसलिए अच्छे से स्लाइड करती है, मूव कर जाती है, लेकिन होती बोन ही है। ठीक है? ये ईयर में भी होती है, नोज़ में भी, और हमारे मेनली जॉइंट्स के आस-पास भी कार्टिलेज ही होता है। ठीक है? अब बात करते हैं मसल्स एंड देयर फंक्शन। मसल्स क्या होते हैं? मसल तुम्हें पता ही होगा, बेसिकली 639 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। मसल्स द बंडल ऑफ टिश्यूज़, यानी जहाँ पे कई सारे टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मिलके एक मसल बनाते हैं। ठीक है? दैट यू कैन मेक टाइट और रिलैक्स, उसको हम जब चाहे टाइट कर सकते हैं, जब चाहे रिलैक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे करके एक बंदा ऐसे कर देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो सारी मसल्स एक साथ, तो हमारे मसल्स का साइज़ बढ़ जाता है। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? और जब उसको रिलैक्स करते हैं तो मसल फिर से रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, लेकिन देख हम तो सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है? जैसे रनिंग करते हैं, उसमें भी होता है कि पहले मसल से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है? एग्जांपल के लिए। तो मसल्स का वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको मसल्स के बिना काम ही नहीं चलेगा, वो मसल्स के साथ ही चल पाते हैं। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल हो गया, वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी मसल का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम भी यूज़ करते हैं, मसल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि फुट मसल्स हैं, चलने के लिए मसल्स ऑफ द बॉडी यूज़ करेंगे। बेसिकली फिज़िक्स में जा रहा हूँ मैं, पर फिज़िक्स का इतना नहीं है कोई लॉजिक, पर ये है कि मस्कुलर फोर्स के द्वारा ही हम चल पाते हैं ना, तो फिर हम भी मसल्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म्स और स्नेल, वो तो बिल्कुल चलने के लिए रेंग-रेंग के चलते हैं, तो पूरी मसल खींच ली, फिर छोड़ दी, ऐसे-ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं, तो इनका भी मसल्स के साथ ही होता है पूरा चलने का मूवमेंट, ठीक है? अब मसल्स के बारे में और एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, कि कई टाइप के एनिमल्स देखेंगे हम, 6-7 टाइप के, और वो किस-किस तरीके से चलते हैं, मसल्स किस तरीके से हेल्प करते हैं। अब यहाँ से आगे हम मसल्स को देखेंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। देखो मसल्स के बारे में देखना था और मसल्स के द्वारा मूवमेंट ये देखनी थी हमें, ठीक है? अब अलग-अलग जानवर देखेंगे, जानवर क्या, बेसिकली एनिमल्स देखेंगे, जिनमें अलग-अलग किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, उस पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो सबने देखा ही होगा, इस टाइप का होता है, और वो चलता भी इसी टाइप से, पहले अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आगे इसी तरीके से बढ़ता रहता है। तो देखो वो बेसिकली चलता कैसे है, इट हैव टाइनी स्टिफ्स हेयर। टाइनी स्टिफ्स हेयर का मतलब है कि उसके बाद ना छोटे-छोटे यहाँ पे हेयर्स होते हैं हल्के-हल्के, और वो शिफ्ट यानी कि बेसिकली उसको ब्रिसल्स बोलते हैं, जो टाइनी शिफ्ट रहते हैं, मतलब बहुत ही छोटे-छोटे और पास-पास होते हैं, ठीक है? ब्रश की तरह, वो होते हैं उसपे। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स देयर मसल्स फॉर मूवमेंट, यानी कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, वो पहले अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे छोड़ देते हैं अपने आप को फिर से, और फिर से आगे छोड़ते हैं। इसी तरीके से वो चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है बेसिकली चलने में उनको, पर उसके लिए उनको थोड़ा मदद करता है वो क्या है, इट ऑल्सो सीक्रेट्स ए स्लाइमी सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, स्लाइमी सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है वो स्लाइमी सब्सटेंस, जो इनकी मूवमेंट में ना फ्रिक्शन को और कम कर देता है। स्लाइम तो होता है बेसिकली, और फ्रिक्शन को कम कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे ईज़िली मूव कर पाते हैं। वैसे तो चलने में इनका काफ़ी जोर लगी हुई, तो यहाँ पे अगर रिलैक्स हैं, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे, फिर से आगे जाके छोड़ देंगे। पर वो जो सीक्रेट सब्सटेंस कर रहे हैं ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है यहाँ पे, जिस वजह से आराम से आगे चल पाते हैं। अब बात करते हैं स्नेल्स के बारे में। देखो स्नेल्स के बारे में बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम जैसे इसका है वैसे इसका है, कि दे ग्लाइड अलोंग द सरफेस, और साथ-साथ किसके ऊपर ग्लाइड करते हैं? ग्लाइड का मतलब यूँ करके स्मूथली निकल जाना। वो होता है म्यूकस। बेसिकली ये भी म्यूकस ही छोड़ता है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है स्लिपरी, ये भी म्यूकस छोड़ती है, और ये भी मतलब जाते-जाते जहाँ पे चल रहे हैं उसके नीचे से म्यूकस छोड़े, ताकि चलने में ईज़ी हो। क्योंकि स्नेल्स भी हमें पता है, इसके इसके पास तो पैर है होते ही नहीं, इसके पास कम से कम ब्रिसल्स होते हैं, पर इसके पास नहीं होते। इसके पास एक यही जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी का, ये वाला जो है हिस्सा, ये जेली का ही है एक तरीके से। तुमने कभी स्नेल को देखा होगा तो, ठीक है? ये क्या करती है, म्यूकस छोड़ती है, जिससे आराम से उसके ऊपर ग्लाइड करते हुए जाती है, और जितना मतलब जैसे ये म्यूकस छोड़ती है ना, और जो इसका ये सब्सटेंस है, ये क्या है, ज़्यादा जेली टाइप है, इसकी वजह से इट ऑल्सो रिड्यूस द इंजरीज फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट। जैसे बहुत ही कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ आ गई, पत्थर आ गया, नुकीला सा कुछ भी आ गया, तो उस पे जब ये चलती है स्किन से, इसमें तो मान लो पंचर हो जाएगी ये तो, ठीक है? लेकिन जब ये म्यूकस होता है, स्लाइमी सब्सटेंस, वो उसको ऊपर से आराम से ग्लाइड करा देता है, ठीक है? वरना अगर बिल्कुल हार्ड हो इसकी स्किन भी, मतलब स्किन से ये म्यूकस ना छोड़े और बिल्कुल फ्रिक्शन ज़्यादा हो, तो वो उसको चुभ जाएगा, वो तो मर जाएगी ऐसे ही, ठीक है? लेकिन ये म्यूकस क्या करता है, फ्रिक्शन को इतना कम कर देता है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स भी आराम से स्मूथली निकल जाती है, उस पे चढ़ के आराम से, ठीक है? अब उसके अलावा क्या है, स्नेल्स मूव्स बाय द वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये भी सेम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अपना हल्का-हल्का मूवमेंट जिसमें करती है, जैसे कम, ज़्यादा, जैसे अर्थवॉर्म्स करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर और रिलैक्स के ऊपर, ठीक है? अब बात करते हैं कॉकरोच मूवमेंट। इसकी मूवमेंट कैसे है? इसके पास मूवमेंट्स के लिए काफ़ी कुछ है। देखो इसके पास है 6 लेग्स और 4 विंग्स,
टू मूवमेंट, यानी कि ये चाहे तो पैरों से चल के भी जाता है और उड़ के भी जाता है, ठीक है। कॉकरोच तुमने शायद कम ही देखे होंगे उड़ते हुए, पर कॉकरोच उड़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बट दे आर नॉट गुड फ्लायर्स, ये अच्छे तरह मतलब उतने एक्सपर्ट नहीं होते उड़ने में जितने एज कम्पेयर टू बर्ड्स से होते हैं ना। वो आराम से उड़ के जाएंगे तो उड़ के चलेंगे कम, ये चलेंगे ज़्यादा, चलते ज़्यादा हैं। इनका मतलब जैसे 6 लेग्स हैं तो तुम्हें चलते हुए दिख जाते हैं, पर उड़ने वाले कॉकरोच, हर कॉकरोच उड़ सकता है, बस वो उड़ता नहीं है, ठीक है। और जो इनके विंग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे तो इसके ये पैर हैं, ये जो इसके विंग्स हैं इस तरफ जो अंदर की तरफ लगे होते हैं ऐसे करके, तो वो होते हैं अटैच टू द ब्रेस्ट फॉर फ्लाइंग, यानी कि इनकी ब्रेस्ट के आसपास वो अटैच होते हैं जो फ्लाइंग के टाइम पे इनके काम आते हैं, ठीक है। ये इन 3 एनिमल्स के ऊपर था, बाकी के 3 और देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स पे देखो, बर्ड्स का, फिश का और स्नेक का मूवमेंट देखेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बर्ड्स में देखते हैं कि दे हैव स्पेशल स्केलेटन, उनके पास एक अलग स्केलेटन होता है, जैसे कि एज कम्पेयर टू एनिमल्स और ह्यूमन लगभग लगभग सेम होता है ना, ठीक है। बर्ड्स का स्केलेटन अलग होता है उसके हिसाब से। उनके पास जो मसल्स होते हैं ना, उनका भी स्ट्रक्चर इस टाइप का ही बना होता है कि वो फ्लाई कर सकें, ये स्ट्रक्चर ही उन्हें मतलब हेल्प करता है फ्लाई करने में, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में आगे देखते हैं भी कैसे कैसे मदद करता है। देखो सबसे पहली बात तो जो उनके पास टेल है, टेल जो है वो पूरी मदद करती है डायरेक्शन में। सेम फिशेस में भी ऐसा होता है कि जो टेल है वो डायरेक्शन में मदद करती है, डायरेक्ट करती है कि वाटर में किस तरफ को मुड़ना है। वो सामने से डिसाइड नहीं कर सकती कि उनको कहाँ पे जाना है, ये टेल ही मदद करती है उनको मुड़ने में, ठीक है। और देखो दे डोंट हैव यूरिनरी ब्लैडर, यानी उनके पास ना यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे उनका वेट और कम हो जाता है इस पोर्शन पे, ठीक है। जब वेट और कम होता है तो वो और लाइट हो जाती है, जितना ऑब्जेक्ट लाइट होगा वो उतना ईजिली फ्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर नहीं है उनके पास, उससे क्या होता है फ्लाइंग उनके लिए और ईजी होता है, ईजी टू फ्लाई, ठीक है। उसके अलावा क्या है, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी पे मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, उसको हम देखेंगे आराम से। स्ट्रीमलाइन बॉडी विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी कम कर देता है, वो भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि बर्ड्स वॉक कर पाती हैं ऑन पर्च ऑन ट्रीज। पर्च ऑन ट्रीज का मतलब है जो पेड़ पे बैठ पाती हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड लिम्स। हैंड लिम्स क्या है, ये वाली जो हिस्सा है ना, इनको बोलते हैं हैंड लिम्स, ये वाले, ठीक है। इनकी मदद से ही जो है वो बर्ड्स चल भी पाती हैं और साथ साथ पेड़ पे आराम से बैठना वगैरह कर लेती हैं इन हैंड लिम्स की मदद से। इनको 4 लिम्स भी कहते हैं, यहाँ पे हैंड लिम्स लिखा हुआ है, हैंड लिम्स लिखा है, यहाँ पे 4 लिम्स लिखा है, ठीक है। इनकी मदद से कर लेते हैं आराम से, ठीक है। अब देखो मेन ही क्या है, स्ट्रीमलाइन, इसको जरा डिस्कस करते हैं ठीक से। इसमें यहाँ पे क्या है, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है सीधा इस टाइप से, एरो की तरह बिल्कुल इतना पतला नहीं पर सीधा होता है बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है, उसको मैं सामने की तरफ धक्का दूँ, ये थोड़ा फिजिक्स में आ रहे हैं पर फिर यहाँ पे स्ट्रीमलाइन को समझना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट है इस टाइप का है, इसको मैं सामने की तरफ धक्का दूंगा ना, तो ये थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी जो हवा है वो इसको इस तरफ धक्का दे रही है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगी रहा है ना। अगर हम स्पीड में उड़ रहे हो तो हवा तो हमें रोकने की कोशिश करेगी, जैसे चलते हुए धरती हम पे फ्रिक्शन लगाती है, तो वैसे ही हवा रोकने की कोशिश करिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। इसकी बजाय मैं कोई पतली सी डंडी को ऐसे सीधा फेंको, तुमने भाला फेंकते हुए देखा, वो काफ़ी दूर चली जाती है। इतना अगर हम किसी डब्बे को फेंके वो नहीं जाए, क्योंकि हवा उसको रोक देगी पास में ही, ठीक है। तुम बोलोगे कि वजन डब्बे का ज़्यादा है, पर डब्बे का वजन अगर उतना भी कर दें जितना उस भाले का वजन है और दोनों को एक साथ फेंकें, तब भी वो भाला बहुत दूर जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी कैसे बिल्कुल पतली और हवा को काटने वाली है, हवा के फ्रिक्शन को। अब देखो यहाँ पे क्या, ये हवा को नहीं काट पाया, पूरा का पूरा उसको ऐसे झेल रहा था सामने से। लेकिन अगर कोई पतली सी चीज़ है ऐसे, तो हवा तो बस उसको इतना सा फ्रिक्शन लगा पा रही है। यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन ज़्यादा इतने एरिया में, वहाँ पे लग रहा है सिर्फ पतले से एरिया में फ्रिक्शन, और वो भी आगे से नोकीला है, उस पे भी बहुत टिप पे फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत ही कम, ठीक है। इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन होते हैं वो फास्ट ट्रेवल कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हवा में उड़ने के लिए हमने बनाया था प्लेन, ठीक है, हमने मतलब साइंटिस्ट ने बनाया था। तो उन्होंने प्लेन की बॉडी का स्टार्टिंग वाला हिस्सा भी कुछ इस टाइप का रखा, जैसे तुम्हें प्लेन को तुमने देखा ही होगा, इस टाइप का प्लेन होता है, ऐसी सस्ता सा प्लेन बना दिया मैं, ठीक है। उसके सामने वाला हिस्सा देखो बिल्कुल सीधा होता है इस टाइप से, तो वो भी सिर्फ इसलिए सामने से नोकीला बनाया उड़ने का हर फाइटर जेट वगैरह, क्योंकि वो हवा को काटते हुए जा सके। अगर सामने से वो बोर्ड टाइप बना दे सामने बिल्कुल बड़ा, तो हवा को झेल नहीं पाएगा, हवा रोक देगी उसको, ठीक है। सामने से इस पे देखो बिल्कुल टिप वाला हिस्सा है, तो इस पे कितना फ्रिक्शन लग पाएगा, सिर्फ इतना, बाकियों पे लगेगा और ऐसे करके हवा निकल जाएगी, क्योंकि वो तो स्मूथ बना रखे हैं ऊपर को जाने के लिए। कुछ ऐसा सामने सॉलिड नहीं है, जैसे इसमें सॉलिड हिस्सा था, तो वो सारी सारी की सारी एयर उस पर फ्रिक्शन लगाती, और यहाँ पे सिर्फ वो टिप होती है। इसलिए उड़ने वाली चीज़ें जो हवा में होती हैं उस पे देखो सिंपल सी बात है, जो उड़ने वाली चीज़ें और पानी में रहने वाली चीज़ें हैं उनको फ्रिक्शन लगता है बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा। क्योंकि देख हम चलते हैं, ठीक है, हमें नीचे से फ्रिक्शन लगता है चप्पल पे, हमें पता है चप्पल घिस जाती है धीरे-धीरे, टायर भी रफ हो जाते हैं बाइक के, ठीक है। लेकिन हमें ऊपर से फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़मीन सिर्फ नीचे है। अगर ज़मीन चारों तरफ आ जाए तो हम तो चल भी नहीं पाएँगे, इधर से भी हर जगह टच हो जाए तो चलना भी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम होता है
कि इनके ऊपर हवा तो चारों तरफ होती है और वो चारों तरफ से प्रेशर लगा रही है, इसलिए उसको काटने के लिए ही उनको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बॉडी। जब तुमने चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा, चिड़िया कुछ इस टाइप से उड़ती है, उसका सर है, ये उसके पंख है और वो स्पीड में उड़ गई, पतला सा करके अपने आप को उड़ती है, ऐसे खुल के नहीं उड़ती फैल के, जैसे चील उड़ते हैं। देखो चील जब अपने पंख फैलाती है, तुमने देखा होगा, तो वो फिर कितना स्लो उड़ते हैं क्योंकि हवा उसको रोक रही है। चील ऐसे करके उड़े बिल्कुल पतले करके तो स्पीड में आता है। बाज को तुमने देखा, बाज कैसे उड़ता है, बिल्कुल पंख को पीछे रख के और ऐसे करके निकलता है स्पीड में, ठीक है। तो बाज का कारण क्या है कि स्पीड में उड़ने का, क्यों स्ट्रीम लगता है। चील का ऐसे स्ट्रीमलाइन नहीं रखता वो। तो चील क्या होता है, वो आराम से उड़ती है। इसका मतलब क्या है, वो सब जगह के प्रेशर को हटाने के लिए अपने आप को एक नोक की बराबर बना लेते हैं, ताकि उन पे प्रेशर सिर्फ सामने से लगे, इधर-इधर से ना लगे। अगर खुल के उड़ने लगेंगे तो यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, क्योंकि हवा तो चारों तरफ है। जैसे हम पे तो फ्रिक्शन नीचे से लगता है, लेकिन हवा तो चारों तरफ है। इसलिए इसलिए ही मछली की बॉडी भी बिल्कुल ऐसी बनाई जाती है स्ट्रीमलाइन, क्योंकि मछली के लिए भी पानी उसके चारों तरफ है। इसलिए उसकी बॉडी कैसी बनाई है, ऐसी जो सामने जा रही है तो बस इतना सा लगे, बाकी ऐसे-ऐसे करके स्लिपरी निकल जाए साइड से। अगर मछली का सिर ऐसा बना दिया जाए सॉलिड, तो सारा पानी उसको सामने से रोकेगा, ऑब्वियस सी बात है रोकेगा। इसलिए स्ट्रीमलाइन का मतलब तुम्हें क्लियर हो गया होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो बिल्कुल आगे इसका टिप बहुत कम है, जिस पे फ्रिक्शन कम लगता है, और जो उड़ने वाली और पानी में रहने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए वो स्पेशली बनाई गई है, क्योंकि उनको चारों तरफ से पानी भी मिल रहा है और उड़ने वालों को चारों तरफ से हवा मिल रही है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसलिए कम करने के लिए उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये फिज़िक्स का एक मतलब टॉपिक था, वो मैंने तुम्हें क्लियर करा दिया। और यहाँ पे तुम समझ ही गए हो, जो फिन्स हैं बेसिकली, देखो ये तो इसका हो गया क्लियर। इसकी बात करें जो जैसे मछली होती है, मछली के फिन्स होते हैं ये, इनको फिन्स बोलते हैं ये वाले हिस्से, ठीक है। तो फिन्स हैव टू मूव फास्टर, ये जो है ना उनको फास्ट मूव करने में काम करते हैं, क्योंकि बहुत पैनी होते हैं शार्प। जितना शार्प होंगे उतना पानी को कट करते रहेंगे साथ साथ, तो और स्पीड बनेगी, रास्ता खुलता रहेगा, स्पीड में निकल जाएंगे, ठीक है। और जो टेल है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया, वो डायरेक्शन के लिए होती है इधर भी, और वो डायरेक्ट करती है यहाँ पे भी, मतलब डायरेक्शन देती है। जहाँ पे तुमने पूंछ को मोड़ लिया, मछली उस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब मछली ने मोड़ लिया तो मछली उस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ स्नेक। सांप की मूवमेंट तुमने देखी होगी, ऐसे 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 करके चलते रहते हैं। तो दे मूव इन एस शेप पैटर्न, या तो हम उसको एस शेप पैटर्न कह सकते हैं, या फिर जिगजैग भी कह सकते हैं। जिगजैग, ये जिगजैग थोड़ा ऐसे होता है, पर कुल मिला के जिगजैग ही होता है ये, ठीक है। ये इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं अपने, और इसके पास जो इनके पास जो साँप है, इनके पास चलने के लिए क्या है, दे हैव लॉन्ग बोन, इनके पास एक ही हड्डी होती है। ये तो देखो हड्डी, देखो मछलियाँ होती हैं उनमें काफ़ी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, इन सब में हड्डियाँ होती हैं। लेकिन साँप की हड्डी अगर मैं तुम्हें जस्टिफ़ाई करके बताऊँ, तो साँप जैसे मान लो इसका सर है ना, सर के पास तो चलो मान लो ये हड्डी बना दी मैंने नुकीली सी, और उसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है साँप की हड्डी। ओनली सिंगल, एक ही सिंगल हड्डी होती है इस पे, ये इस टाइप से, बस ये होती है सांप की हड्डी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हड्डी किसी एक शरीर में पाई जाती है, तो वो अजगर होता है। अजगर में एक साथ ही कई सारी हड्डियाँ, इतने मतलब दुनिया में किसी में भी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा, अजगर वो भी सांप में ही आता है, तो पता ही होगा, ठीक है, उसी में पाई जाती हैं। बस सीधी 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 इस टाइप की हड्डियाँ होती हैं, थोड़ा कर्व होती हैं, गोल, क्योंकि सांप का शरीर गोल होता है ना, तो अंदर की तरफ बेंड होती हैं ऐसे सी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये होता है सांप का अंदर का स्केलेटन, ठीक है। और उनके पास एक ही लॉन्ग बोन है, ये मैंने तुम्हें बता दिया अभी भी। एंड मूव इंटरकनेक्टेड मसल्स, यानी कि जो जितना भी है, जब एक ही बोन है तो एक ही मसल्स है एक तरीके से, या फिर मसल अलग अलग हैं पर कनेक्टेड हैं सारे साथ में, क्योंकि बॉडी इनकी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इनकी बॉडी में। तुमने अगर ध्यान दिया होगा, काफ़ी सिंपल तरीके की बॉडी होती है इनकी, एक ही टाइप की। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारे पास सीधी सी बात बताऊँ तो तुम्हें, कितनी सारी तो हमारे पास बोन्स है, मसल्स कितनी सारी अजीब अजीब, क्योंकि सबका फंक्शन ही अलग अलग है। इसका सब सारा सेम है, ना कोई यहाँ पे चेंज है ना वहाँ पे। स्कल की बोन ऑब्वियस सी बात है, स्कल सर की बोन अलग होएगी, क्योंकि खाने के लिए मुँह होना चाहिए, ठीक है। अब वो सब तो है इनके पास, पर बाकी हिस्सा सेम है, ठीक है। इसलिए इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिंपल है, और काफ़ी बोन्स होती हैं इनमें, ठीक है। जितना हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, मैनी इंटरकनेक्टेड मसल्स, ये हमने देख लिया, विच हेल्प देम स्लाइसर। स्लाइसर का मतलब इनको चलने में काम आती है, इतनी सारी मसल्स और सिंगल स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके वो अच्छे से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है, यहाँ पे सामने देखते हुए पूंछ को सही से हिला लेता है वो, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी पूरी बॉडी, पूरी अपनी बॉडी को मूव कर देता है अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी जो ये वाली जो उसकी बॉडी है ना, ये उसका फुल कंट्रोल है। बिल्कुल गोल हो जाना, क्योंकि फ्लेक्सिबल बहुत है ना, एक ही हड्डी है तो वो टूटेगी कैसे, जबकि वो पूरी हड्डी एक तरीके से कार्टिलेज की तरह ही है। वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है, पर कार्टिलेज की तरह, जैसे हमारा कार्टिलेज मुड़ जाता है ना, वैसे सांप भी पूरा गोल गोल गोल, और स्ट्रॉन्ग बहुत होती है। सांप इतने आसानी से मरता भी नहीं, ठीक है। तो ये सारे तरीके थे, मतलब किस किस तरीके से एनिमल्स जो अपने मसल्स, कार्टिलेज और बोन्स की मदद से चलते हैं, उड़ते हैं, फिर टेल्स की मदद से मुड़ते हैं कहीं पे भी। तो उसके बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया। अब मिलते हैं किसी और चैप्टर में। दैट्स इट।